हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्प। मैं सच्चिदानंद पांडे आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 में सोशल साइंस हम लोग पढ़ रहे थे और बुक थी न्यू लॉन्ग मैन विस्टास। न्यू लॉन्ग मैन विस्टास के हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हिस्ट्री की बात मैं कर रहा था और हिस्ट्री में बस ये चैप्टर नंबर 12 बाकी रह गया था। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो मैंने बना रखे थे। ठीक है, ये चैप्टर बच गया था। शुरू में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं हुई, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और डिमांड की जा रही है बच्चों द्वारा कि सर इस पर भी वीडियो आप बना दीजिए। तो ठीक है, आप जो कहते हैं उसको मैं सर आँखों पर रखता हूँ। आप ही के लिए चैनल है, आप ही का चैनल है, आप लोगों की सर्विस के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपकी बात को सजेस्ट किया, मान लिया, कंसिडर कर लिया और आज मैं आपको देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बताया जा रहा है आपको, ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, वह है आपका चेंजेस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट का मतलब है कला, जैसे मान लीजिए मूर्ति बनाना, पेंटिंग बनाना, चित्र बनाना। और आर्किटेक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग बनाना। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों की, ऐतिहासिक महत्व की, ठीक है, बिल्डिंग बनाना। ऐतिहासिक इमारतें मैंने बोल दिया, ऐतिहासिक। और आर्किटेक्चर का मतलब होता है शानदार शानदार, आलीशान सालीशान बिल्डिंगें बनाना। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला को कहते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने का जो कला होता है उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। और आर्ट तो आप जो है कि पेंटिंग से, ठीक है, चित्र बना के, पेंटिंग बना के, इन सबको आर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे जो पहला हेडिंग है वो कह रहा है कि चेंजेस इन इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट में चेंज कैसे आया? तो कह रहे हैं कि जब मुग़ल एम्पायर कोलैप्स होने लगा, मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होने लगा और मुग़ल एम्पायर के अंडर जो भी आपके स्टेट्स थे वो धीरे धीरे फ्री होने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या होने लगा कि जब मुग़ल एम्पायर आपका फाइनली फॉल हो गया, तो इन जैसे पेंटर्स को, चित्रकारों को, ठीक है, डांसर लोगों को, या जो भी आर्ट की चीज़ें थी, चित्र बनाना था, डांस बनाना था, मूर्ति बनाना था, ठीक है, बिल्डिंगें बनाना था, तो ये जो राजा महाराजा होते थे या जो सम्राट होते थे, एम्परर होते थे, ये इनके रहमो करम पे ज़िंदा रहते थे और इनको ये प्रोटेक्शन देते थे। ये दरबार में रहते थे, जैसे दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी डांस करने वाली हुआ करती थी, दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, दरबारी पेंटिंग बनाने वाले हुआ करते थे। ठीक है, और राज मिस्त्री भी होते थे। तो राजा के लोग अपने चीज़ें, राजा के लोग अपने होते थे। तो इनको जो है कि इनका खान पान, रहन सहन, इनके खर्चे का पूरा प्रबंध कौन करता था? तो राजा करते थे। तो जब मुग़ल एम्पायर कोलैप्स होने लगा, तो वहाँ के जो फेमस पेंटर थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ठीक है, ये लोग धीरे धीरे हट करके और दूसरे राजघरानों में जाने लगे। तो कुछ पहाड़ों की ओर चले गए, हिमालय की ओर चले गए, ठीक है, कुछ लोग साउथ इंडिया में चले गए और कुछ लोग कहीं चले गए। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ ये लोग गए, वहाँ वहाँ जो है कि इंडियन आर्ट डेवलप हुआ और विकसित हुआ। ठीक है, तो ये इनको अलग अलग स्कूल कहा जाता है। फिर उस स्थानों पे जा कर के ये लोग बस गए और वहाँ पे पेंटिंग सिखाना, डांस सिखाना, चित्रकारी सिखाना, रंगों का प्रयोग करना, वो सब सिखाने लगे। तो इनसे जो सीखने आए उन्होंने इनको गुरु कहा और उस स्थान को क्या कहा? स्कूल माना, स्कूल कहा। तो दूसरी आपकी हेडिंग है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल का मतलब क्या था कि ये जो आपका पहाड़ी एरिया, दिल्ली से सटे हुए जो आपका पहाड़ी एरिया था, ठीक है, वहाँ पे ये जो चित्रकार थे वो जा कर के बस गए। और जब वहाँ पे चित्रकार जाके बस गए तो वहाँ के लोगों को चित्रकारी सिखाना, पेंटिंग सिखाना, नृत्य कला सिखाना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिखाना शुरू किया। तो जो पहाड़ी कला थी, रिच आर्मरी ऑफ कलर, ठीक है, तो वो कलर के मामले में, रंग के मामले में क्या थी? रिच थी। दूसरी इसकी विशेष खासियत क्या थी? स्पेशल पॉइंट्स क्या था? कि डिटेल्स ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ, देयर रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेथ, कि लोगों के जो एवरीडे की लाइफ है, उनके रिलीजियस जो आस्पेक्ट्स हैं, रिलीजियस जो सेरेमनीज़ हैं, जो धार्मिक उत्सव मनाते हैं और वो किस चीज़ पे आशा करते हैं, ठीक है, उस पे वो पेंटिंग बना करते थे। तीसरा क्या था इम्पॉर्टेंट पॉइंट?
थीम्स बेस्ड ऑन इंडियन मेलोडीज नोन एज रंगमाला। तो भारतीय धुनों पे, ठीक है, भारतीय मधुर संगीत पे या भारतीयता पे ये पूरी तरह से डिपेंड थी, ठीक है, और उनको रंगमाला भी कहा जाता था। ये जो आपके पहाड़ी स्कूल थे, ये कहाँ कहाँ थे? कांगड़ा में थे, गढ़वाल में थे, गुलेर में थे और बसोली में थे। ये 4 जगह, ठीक है, यानी ये कला जो है कि इन चारों जगह व्याप्त थी और इनके अच्छे कलाकार, अच्छे चित्रकार, अच्छे पेंटर जो है कि इन एरियाज़ में बसे हुए थे। अब वो लोगों को सिखाना शुरू करते थे। उसके बाद से आपका आता है तंजावुर स्कूल। तो कह रहे हैं कि ये अलग प्रकार की एक स्टाइल थी, ठीक है, जो साउथ इंडिया में डेवलप हुई। बहुत सारे जो है कि राजाओं ने, शासकों ने इस प्रकार के जो है कि चित्रकारों को, पेंटर्स को अपने यहाँ रखा, ठीक है, और उनका खर्चा उठाया, उनके सुख दुख का देखभाल का के लिए प्रबंध किया, ठीक है। और ये जो है कि जो हमारे पुराण हैं, ठीक है, जो हमारे पुराण हैं उन पे बेस्ड ये पेंटिंग वगैरह किया करते थे, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है इमरजेंस ऑफ नेशनल आर्ट स्टाइल। तो ये अलग अलग स्कूल थे। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक कंप्लीट इंडिया के रूप में, जिसे भारतीय कला कहा जाए, इंडियन आर्ट कहा जाए, ठीक है, तो वो कैसे डेवलप हुई? कह रहे हैं कि 18 सेंचुरी के अंत में, ठीक है, धीरे धीरे जितने भी आर्ट थे, जितने भी पेंटिंग करने की टेक्निक थी, कला थी, जितने भी इससे रिलेटेड स्कूल थे, जो इसके गुरु थे, जो इसके लोग अध्यापक लोग थे, ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे जो है कि उस समय तक तो अंग्रेज भी इंडिया में आ चुके थे। जब अंग्रेज इंडिया में आए तो अंग्रेज़ों के सामने भी ये चीज़ें आईं, भारत की कला, भारत की पेंटिंग, भारत की चित्रकारी, भारत के रंग, ये सब, इन सब से अंग्रेज़ों का भी रूबरू हुआ, वो भी इन चीज़ों को जाने और समझे। तो धीरे धीरे ये जो आपके प्रमुख, जो यहाँ पे जो फेमस चित्रकार थे उस ज़माने में, जब वो अंग्रेज़ों के संपर्क में आए, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के संपर्क में आए, तो इनके पेंट करने के तरीके में, पेंट करने के टेक्निक में भी चेंजिंग आई। और जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी, ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता की जो स्टाइल थी पेंटिंग की, जो यूरोपियन स्टाइल थी पेंटिंग की, तो उनके कांटेक्ट में भी इंडियन पेंटिंग आई और इसमें कुछ चेंजेस हुए, इसमें कुछ परिवर्तन हुए, ठीक है। परिवर्तन क्या हुए? पेंटिंग के स्टाइल में, स्कल्पचर के स्टाइल में और पोर्ट्रेटेचर के स्टाइल में, इन तीनों में ये हुए। पोर्ट्रेटेचर का मतलब क्या होता है? जैसे पोर्ट्रेट मोड में पेंटिंग बनाना, ठीक है, सीधा पेंटिंग बनाना। और इस समय के जो प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने पेंटिंग की, इस स्टाइल में पेंटिंग की, जिसमें इंडियननेस भी था और थोड़ा विदेशी प्रभाव भी था, ठीक है, इंडियन इफेक्ट भी था और फॉरेन इफेक्ट भी था। तो इस प्रकार के जो चित्रकार थे जिन्होंने मिक्स पेंटिंग की, ठीक है, इंडियन आर्ट को भी अपनाया और जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी उसको भी अपनाया। इसमें आपके प्रमुख रूप से आपके अवनिंदर नाथ टैगोर थे। ये एक बंगाली थे और अच्छे पेंटर हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि नेशनल आर्ट स्टाइल को जो है कि सहेजा, कुछ अपने यहाँ का देसी स्टाइल लिया पेंटिंग का, और देसी स्टाइल के साथ साथ इन्होंने विदेशी स्टाइल को भी अपनाया, ठीक है, मिक्स आर्ट एक बनाई। और इन्होंने बंगाल स्कूल खोला कलकत्ता में, ठीक है, इन्होंने बंगाल स्कूल खोला, ठीक है, और पेंटिंग की चित्रकारी का एक इंस्टीट्यूशन खोला था, वो वहाँ पे बड़े फेमस हुए। दूसरे आपके पेंटर थे राजा रवि वर्मा, ये त्रावणकोर के थे। तो त्रावणकोर में इन्होंने जो है कि पेंटिंगें बनाई और अच्छी खासी पेंटिंगें बनाई। और इनकी पेंटिंग का जो सब्जेक्ट क्या था, तो माइथोलॉजिकल था, यानी उन्होंने पुराणों की कहानियों को बेस बनाते हुए, आधार बनाते हुए इन्होंने क्या किया था, तो अपनी पेंटिंग की कला बिखेरी थी। ये भी बड़े फेमस हुए थे। उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर का नंबर आता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया था कि इंडियन ट्रेडिशन को अपनाया, थोड़ा सा विदेशी टच भी लिया और इंडियन थीम पे आधारित विदेशी टच से भरपूर इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई, ठीक है। और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में जेमिनी रॉय और अमृता शेरगिल, ये दो बहुत बड़े नाम हैं आपके पेंटिंग को लेकर के, चित्रकारी को लेकर के। जेमिनी रॉय जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि
भारतीय परंपरा को फिर से रिवाइव किया, ठीक है। और प्योर इंडियन आर्ट को लेके इन्होंने बनाया। और इनका जो पेंटिंग का जो मेन सब्जेक्ट था, जो मेन इनका मुख्य बिंदु था पेंटिंग का, वो फोक आर्ट था, लोक कला थी, ठीक है। लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में, ठीक है, लोगों लोगों का जो सादगी भरा जीवन था उसके प्रति इनकी उन सब्जेक्ट्स को लेकर के पेंटिंग किया करते थे। और अमृता शेरगिल जो थी, इन्होंने इंडियन स्टाइल को फिर से रीडिस्कवर किया और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स इन्होंने बनाई। इनकी पेंटिंग भी विशुद्ध प्योर जो है कि भारतीयता पे डिपेंड थी, इंडियननेस इसमें था, ठीक है। और भारतीय लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, जो एवरीडे लाइफ थी, उस पे बेस करके इन्होंने पेंटिंग बनाई। यानी इन दोनों, अमृता शेरगिल की बात करें या जेमिनी रॉय की बात करें, इनकी पेंटिंग्स में ज़्यादा हाई फाई नहीं होता था, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को नहीं दिखाया जाता था, लॉफ्टी थॉट्स नहीं होते थे, ठीक है। सिंपल चीज़ें होती थी, जो हम आप रोज़ काम करते थे उसके बारे में ये बातें करते थे। और मतलब देसी टच इनके पेंटिंग में था। ये नीचे जो आपकी पेंटिंग अभी आपको दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि चेंजेस इन परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट किसे कहते हैं? जैसे परफॉर्म, ऐसा आर्ट जो परफॉर्म करके किया जाता हो, जो प्रदर्शन करके किया जाता हो, जैसे म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया। तो आर्ट में कई चीज़ें आती हैं, पेंटिंग भी आता है, चित्रकारी या पेंटिंग तो एक ही है, म्यूज़िक आता है, ठीक है। म्यूज़िक में फिर दो चीज़ें हो जाती हैं, गाना और बजाना, ठीक है, सिंगिंग भी होती है और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया भी जाता है, ठीक है। तो अगर म्यूज़िक की बात करें तो जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, तो मुग़ल एम्पायर रहने तक भी कई सारे म्यूज़िक के टेक्सचर थे, ठीक है, उसके टोन थे और कई सारे सुर थे और बहुत सारी जो है कि इन्वेंशंस भी हुए थे। अमीर खुसरो ने वीणा वगैरह भी बनाई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, उसके बाद से जो संगीत ने जो नया आकार लिया, जो प्रमुख चेंजेस उसमें आए, क्योंकि जो भी अपने देसी आपकी रियासतें थी, ठीक है, जो भी देसी स्टेट से रियासतें थी, जो हिंदू राजा थे, धीरे धीरे एक एक करके वो फ्री होते चले गए और उन्होंने अपने आप को मुग़ल एम्पायर से बिल्कुल भी फ्री कर लिया, आज़ाद कर लिया। तो कुछ प्रमुख जो है कि म्यूज़िक वहाँ पे फेमस हुआ था, उसकी वैरायटी फेमस हुई थी। एक को कहते हैं आपकी हिंदुस्तानी म्यूज़िक। 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, मद्रास जो आजकल का चेन्नई है, ठीक है, तो मद्रास उसमें कर्नाटक म्यूज़िक का सबसे बड़ा सेंटर था, ठीक है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जिसे कर्नाटक म्यूज़िक भी कहा जाता था, ठीक है, तो ये फेमस हुआ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी और चतुर पंडित विष्णु नारायण, ठीक है, दो लोग थे इसमें, विष्णु दिगंबर पलुस्कर और चतुर पंडित विष्णु नारायण भाटकेंडे, ठीक है। इन दोनों ने जो म्यूज़िक को प्रचार किया था, जो म्यूज़िक को बनाया था, उसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहा गया। फिर आपका रविंद्र संगीत आया। रविंद्रनाथ टैगोर जो आपके बंगाल के थे, प्रमुख जो आपके समाज सुधारक थे, संत थे, ठीक है, राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। तो इन्होंने एक बंगाली म्यूज़िक, जो है बंगाली म्यूज़िक में एक नई चीज़ बनाई जिसे रविंद्र संगीत कहा गया, ठीक है। ये जो कि क्लासिक हिंदुस्तानी म्यूज़िक और बंगाली लोक संगीत, फोक बंगाली म्यूज़िक और क्लासिक हिंदुस्तानी म्यूज़िक का मिक्सचर था, जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता था। उसके बाद से जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए, ठीक है, तो वेस्टर्न म्यूज़िक जो थे उसके टच में भी इंडियन लोग आए और इंडियन लोगों के टच में वेस्टर्न वाले आए, तो फ्यूज़न बना, मिक्सचर हुई, ठीक है, म्यूज़िक मिक्स हुआ, कुछ उन्हें अच्छा लगा हमारा, कुछ हमको उनका अच्छा लगा, ठीक है। तो इसी चक्कर में, ठीक है, नए नए इंस्ट्रूमेंट जो थे, जैसे वायलिन हुए, क्लैरिनेट हुए, ठीक है, अब यहाँ ढोल था, नगाड़े थे, बांसुरी थी, ठीक है, उधर का गिटार था, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड था, बहुत सारी चीज़ें थी, हारमोनियम वगैरह, इधर हारमोनियम था तो उधर आपका पियानो था। तो ये सब चीज़ें मिली, जब मिली तो एक अलग प्रकार का म्यूज़िक बना, जो न पूरी तरह से वेस्टर्न था न पूरी तरह से इंडियन ही था, फ्यूज़न था दोनों का, ठीक है, दोनों का मिक्स था,
इनका जो धुन था वो उनमें इस्तेमाल हुआ, उनका धुन जो है कि इनमें इस्तेमाल हुआ। उसके बाद से फिर आपका नंबर आया डांस का। तो हमारे यहाँ जो डांस थे वो क्लासिकल डांसेस था। क्लासिकल म्यूज़िक पे क्लासिकल डांस होता था, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य होता था, ठीक है। और वेस्टर्न का जो डांस था उसका फॉर्मेट हिसाब के था, उसका अलग था। तो चिन्ना और शिवानंदनी और पूनिया और वादिवेलु, ये जो थे, ये जितने लोग अभी नाम लिए हैं मैंने, इन लोगों ने स्पेशली डांस को फॉर्मेट किया था। इनके अलग प्रकार के डांस थे। और नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी कुछ डांस के प्रकार फेमस थे, ठीक है। और जब मुगल्स ख़त्म हो गए, ठीक है, उनका डिक्लाइनिंग हो गया, तो कुछ रीजनल डांस भी उभर करके आए, जैसे कथक और ओडिसी। कथक आपका उत्तर प्रदेश का था और ओडिसी आपका, ठीक है, उड़ीसा का था, ठीक है। तो ये दोनों क्लासिकल डांस के प्रकार थे। जैसे एक चीज़ का बार बार इसमें जिक्र किया जा रहा है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद, मुगल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद, तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ को बार बार क्यों कहा जा रहा है? ऐसे इसलिए क्योंकि जो इस्लामिक आपके रूलर थे, देखिए, वो बेहद कट्टर होते थे। और कुछ कुछ ऐसे रूलर थे जिन्होंने म्यूज़िक पे, डांस पे बिल्कुल भी बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि उनके अनुसार इस्लाम में, चाहे उनके धर्म में, ये सब चीज़ें क्या थी, तो हराम थी। ये सब चीज़ें उनको नहीं करनी थी, ठीक है। तो इसलिए जैसे कुछ कुछ आपके जो मुग़ल आपके एम्परर थे, वो टॉलरेंट थे। तो टॉलरेंट थे तो उन्होंने हिंदू त्योहारों को, हिंदू रीति रिवाजों को, जो डांस था, जो म्यूज़िक था, उनको उनको कंटिन्यू रखा। लेकिन कुछ कट्टर भी आए, जैसे औरंगज़ेब थे, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत के लोग थे। तो जितने कट्टर जो कि इस्लामिक रूलर होते थे या बादशाह होते थे, तो उन्होंने उनका उनका काम ये था कि इंडियननेस जो थी, जो जो भारतीय, जो हिंदुस्तानी, ठीक है, जो हिंदू कल्चर था, जो हिंदुस्तानी चीज़ें थी, या जो सनातन धर्म की जो चीज़ें थी, ठीक है, उन पे वो, या किसी भी दूसरे धर्म की चीज़ों पर रोक लगा देते थे। कि यानी केवल जो है कि जैसे मुस्लिम जो रूलर थे, तो उनका जो धर्म था, उनकी चीज़ें वो अलाउ करते थे और बाकी चीज़ों को बंद करा देते थे, क्योंकि उनको अपने धर्म का प्रचार करना था, ठीक है। वो इंडिया में, भारत में इस्लाम को फैलाना चाहते थे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी थी, बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई थी। इवन जो ये यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह की जाती, उस पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। हिंदू त्योहारों को मनाने पर बैन लग गया था। बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, जिनको बैन कर दिया गया था, अलाउ नहीं करते थे। बीच बीच में कुछ रूलर आते थे जो अलाउ करते थे, और फिर ऐसा कोई कट्टर आ जाता था जो अलाउ नहीं करता था। तो जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ और हिंदू राजाओं ने अपना अपना जो स्टेट था उसको फिर से लड़ाई करके पा लिया, युद्ध करके फिर से वापस जीत लिया, तो जो हिंदू कल्चर थी, जो हिंदू ट्रेडिशन थी, ठीक है, जो कि दबा दी गई थी, जिसको कि ऊपर नहीं लाया जा रहा था, जिसको लागू या जिसको मनाने की छूट नहीं दी गई थी, ठीक है, फिर वो चीज़ें रिवाइव होनी शुरू हुई। और बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने डांस को रिवाइव करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अपनी यहाँ पे जो है उन्होंने निभाई थी, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी नामक एक जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो उस यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया कि डांस को लेकर के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और इन्होंने जो डांस फॉर्म बनाया था उसे रविंद्र नृत्य कहा जाता था, रविंद्र नृत्य उसको कहा जाता था। और फिर एक उदय शंकर नाम के महान व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन डांस को रिवाइव करने में, फिर से लोकप्रिय बनाने में, फिर से पॉपुलर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और जो उदय शंकर थे, ठीक है, तो उन्होंने यूरोपियन डांस फॉर्म का भी उनको ज्ञान था और इंडियन डांस फॉर्म का भी ज्ञान था। तो उन्होंने इस नॉलेज का अच्छे से उन्होंने क्या किया, तो यूज़ किया, ठीक है। अगला आपका हेडिंग है डेवलपमेंट्स इन लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। जैसे प्रोज हो गया, पोइट्री हो गई, नावल हो गया, ड्रामा हो गया, स्टोरी हो गई, तो इनको आप क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। लिखी हुई चीज़ें जो पढ़ी जाती हैं, ठीक है, कविता हो, कहानी हो, ऐसे हो, चैप्टर हो। तो ये कह रहे हैं कि मुग़ल
जब इंडिया में नहीं थे, उनसे पहले जो है कि ठीक है, संस्कृत यहाँ के राजाओं की भाषा हुआ करती थी, यहाँ की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है। फिर जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने क्या किया कि पारसी लैंग्वेज को, पर्शियन लैंग्वेज को यहाँ की लैंग्वेज बना डाली। जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, और जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो भी क्या थी, पर्शियन थी। फिर उसके बाद से जब ब्रिटेन वाले यहाँ पे आए, ठीक है, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो उन्होंने कुछ समय तक तो इनको जारी रखा, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि जो मुग़ल सिस्टम जो था आपका लैंग्वेज का, उनको हटा दिया, कम्प्लीटली हटा दिया, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लाई, ठीक है, जो वहाँ का अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था यूरोप में, जो अपने कंट्री में था, वो सारा सिस्टम यहाँ पे ला के उन्होंने थोप दिया। एजुकेशन पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग कर ली, इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन की व्यवस्था की गई, और जो लैंग्वेज थी पर्शियन, संस्कृत, हिंदी जो लैंग्वेज थी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है कि दिया गया। ठीक है। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया तो उस समय के जो चैप्टर, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, ठीक है, नावल, स्टोरी वगैरह लिखी जाती थी, तो निश्चित रूप से उसमें जो है कि इंग्लिश का प्रभाव देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है। और उस समय में 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो यूरोप में जिस प्रकार का लिटरेचर लिखा जा रहा था अंग्रेज राइटरों द्वारा, ब्रिटिश राइटर्स द्वारा, जो टेक्निक यूज़ की जा रही थी, जो सब्जेक्ट मैटर यूज़ किया जा रहा था स्टोरी लिखने में, नावल लिखने में, ड्रामा लिखने में, ठीक है, प्रोज लिखने में, एसे लिखने में, आर्टिकल लिखने में, ठीक है, तो धीरे धीरे उन ट्रेंड्स का, उन लिटरेचर मूवमेंट्स का प्रभाव भी आपको यहाँ पे दिखना लाजमी था, और नेचुरली यहाँ पे दिखा भी। क्योंकि कोई लिटरेचर होता है, कोई राइटर होता है, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हो, चाहे वो नॉवलिस्ट हो, चाहे वो स्टोरी राइटर हो, ठीक है, उससे कंट्री में जो हो रहा होता है, जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें चल रही होती हैं या उस समय जो चीज़ें चल रही होती हैं वो उनके राइटिंग में ज़रूर आता है। ठीक है। अब इस समय इंडिया में अगर कोई राइटर हो, ठीक है, तो जो इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, रिलीजियस के रूप में क्या हो रहा है, सोसाइटी के रूप में क्या चल रहा है, तो इससे जो राइटर अछूता नहीं रहता है, राइटर उससे प्रभावित ज़रूर होता है। ठीक है। क्योंकि लिटरेचर और सोसाइटी ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही चीज़ें हैं। राइटर जो देखेगा, जो ऑब्ज़र्व करेगा, उसी के बारे में लिखेगा। ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, या तो वो इमेजिनेटिव लिखता है, काल्पनिक चीज़ें लिखेगा, लेकिन हमेशा वो काल्पनिक थोड़ी लिखेगा, हमेशा इमेजिनेशन थोड़ी करेगा। ठीक है। तो एक राइटर हो गया, एक राइटर जो चीज़ें देखता है सोसाइटी में, जो महसूस करता है, जो समाज में परिवर्तन देखता है, जो चेंजेस देखता है, जो नई नई चीज़ें देखता है, जो न्यू ट्रेंड्स देखता है, नए विचार देखता है, ठीक है, उस पर वो ज़रूर लिखता है। ठीक है। तो उस समय के जो ब्रिटिश राइटर थे, जो ब्रिटेन में, यूरोप में, फ्रांस में जो चीज़ें चल रही थी, उस राइटिंग स्टाइल का जो इफ़ेक्ट था वो इंडिया में भी आ गया था। ठीक है। अब क्या था वो इफ़ेक्ट, कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स ड्रू देयर थीम्स हैवीली फ्रॉम माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट। कह रहा है कि 18th या 19th सेंचुरी से पहले जो इंडिया में चीज़ें लिखी जाती थी वो पुराणों से या धार्मिक आधार पे ज़्यादा लिखी जाती थी। उनकी जो थीम होते थे, ठीक है, वो देवी देवताओं पे आधारित होते थे। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ह्यूमनिस्टिक एंड कंसर्न आया, जैसे पुराणों को, देवी देवताओं को छोड़ कर के इंसानों पे लिखा जाने लगा। ठीक है। इंसानों की जो प्रॉब्लम थी, जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी चाहत थी, उसके बारे में लिखा गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है द अर्ली वर्क्स वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कंपोज इन वर्स। तो पहले की जो चीज़ें होती थी, लिखी हुई चीज़ें, वो कविता में लिखी जाती थी, छंद वगैरह में लिखी जाती थी। ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब विदेशी राइटरों का प्रभाव आया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोज लिखे जाने लगे। ठीक है। ऐसे टाइप प्रोज में लिखे जाने लगे, कविता नहीं, गद्य में लिखे जाते थे, पद्य में नहीं लिखे जाते थे। तीसरा क्या है, न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग डेवलप्ड। लिखने के नए तरीके आए। ठीक है। लिटरेचर में नए ट्रेंड्स आए, जैसे ड्रामा वगैरह और नावल, ड्रामा लिखना, नावल लिखना, शॉर्ट स्टोरी। तो ये ऐसा बुक कह रही है ना कि नए ट्रेंड्स आए,
हमारे यहाँ जो है कि ठीक है 600 के आसपास या 500 के आसपास जब गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्त काल था, तो उस समय कालिदास ने जो कि नाटक लिखे थे। ठीक है, हाँ नॉवेल नहीं लिखा था, नाटक उस समय लिखा गया था। और बहुत सारे मुद्रा राक्षस हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया। ठीक है, ये सभी नाटक लिखे गए थे। तो 500-600 ईस्वी के आसपास लिखे गए थे, 500-600 एडी पे लिखे गए थे। फिर उसके बाद से जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने लिटरेचर में गज़लें लिखी, फलाना बाकी फलाना ढिमकाना लिखा। और फिर जब वो अंग्रेज़ आए तो उन्होंने ड्रामा वगैरह को फिर से स्टार्ट किया। तो ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है कि न्यू लिटरेचर जो है कि ट्रेंड से या जो है कि ब्रिटेन वालों ने आकर के शुरू किया। ठीक है, पहले भी चीज़ें होती थी, बीच में रुक गई थी, इन्होंने फिर से स्टार्ट किया। हाँ, एक नया ट्रेंड जो इन्होंने इस्तेमाल किया, और नॉवेल इस्तेमाल किया और शॉर्ट स्टोरी इस्तेमाल किया। ठीक है, और ऐसे ऐसे शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल ये जो है कि इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में ये चीज़ें लिखनी शुरू हो चुकी थी। तो जो इंडियन लोग विदेश में पढ़ने जाते थे, जो विदेशी यहाँ आते थे, तो एक्सचेंज होता था, थॉट एक्सचेंज होता था, राइटिंग एक्सचेंज होती थी। ठीक है, बातचीत में चीज़ें बाहर आती थी, तो इफेक्ट जो है कि पड़ता था। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, हाँ तो ये तो हो गया। फाइनली लिटरेचर बिकेम अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो क्या हो गया, साहित्य क्या हो गया, सोसाइटी का मिरर हो गया। ठीक है, जो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें समाज में होती थी वो राइटर उनको अपनी बातों में, अपनी कहानियों में, अपने ड्रामा में, अपने नावल वगैरह में लिखते थे। इट प्रूव टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स। इससे क्या हुआ कि समाज में अगर कोई कमी दिखती थी, ठीक है, कोई बुरी चीज़ें दिखती थी, कोई अगर कहीं गलत हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, ठीक है, गलत ट्रेंड चलाया जा रहा हो, गलत चीज़ें समाज में हो रही हों, तो राइटर खोल करके उस पॉइंट को भी लिखने लगे। ठीक है, तो वो चीज़ों पे कहानियाँ, नॉवेल, ड्रामा वगैरह भी लिखे जाने लगे। तो एक सोशल अवेयरनेस भी जो है कि हुआ। ठीक है, सोशल अवेयरनेस भी हुआ, लोग जागरूक होने लगे, लोग अपनी बातें लिखने लगे, अपने कष्ट, अपने एक्सपीरियंस, अपने दुख, अपने सुख भी लिखने लगे। ठीक है, उसके बाद से जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, कस्तूरी रंगन अयंगर थे, टी प्रकाशन थे। ठीक है, इन लोगों ने जो है कि अपने अपने अखबार निकाले, अपने अपने अखबार चलाते थे, न्यूज़पेपर अपना चलाते थे। तो इन्होंने भी बहुत सारे मैटर्स पे चीज़ें लिखी। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पे इन्होंने लिखी, देश को आज़ाद कराने में, देश को फ्री कराने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अपने पेपर में लिखी। गांधी जी भी जो है कि न्यूज़पेपर एडिट करते थे, यंग इंडिया और हरिजन के नाम से। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका वीडियो 2 पार्ट में बने। पहला पार्ट में बस इतना ही। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने स्टूडेंट्स के बीच, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के बीच, स्कूल फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।